अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस चैनल में मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट में बताने वाली हूँ वो है वुंड हीलिंग फेजेस। तो इसी तरह के बाकी भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स, अनलिमिटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वुंड हीलिंग फेजेस, जब भी कोई ज़ख़म होता है तो उसकी हीलिंग के कौन कौन से फेजेस होते हैं उनको डिटेल से हम आज देखेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट फेज़ जो हीलिंग की होती है विच इज़ नॉन एज इन्फ्लेमेटरी फेज़। जब भी आपको कहीं पे भी कोई ज़ख़म होता है तो एज अ रिज़ल्ट फ़ौरन आपकी वो जगह फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इतना आप सबको अंदाज़ा होगा। तो वो एक रिकवरी फ़ेज़ की फ़र्स्ट फेज़ होती है जो इन्फ्लेमेटरी फेज़ होती है, जो उस एरिया को कवर कर लेती है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल उस जगह को डैमेज देकर वहाँ अंदर दाखिल ना हो जाए। ठीक है, तो डेट्स वाई एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इन्फ्लेमेटरी केस की। ये 2 से 5 दिन तक रहती है। इसके अलावा इसको रिएक्टिव फेस करते हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रही होती है फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। उसके बाद एन इमीडिएट रिएक्शन by tissues which initiate healing and limit further damage. First of all by formation of fibrin clot mesh with the platelet. इससे क्या होता है कि अगर कोई भी डैमेज हुई है तो उससे क्लॉटिंग करवा के उससे ब्लड लॉस को कम कराएंगे। देन सेकंड थिंग, रिलीज ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर एंड द साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस आके इन्फ्लेमेशन कराएंगे। इन्फ्लेमेशन होगी तो वही जो मैंने पहले बताया कि जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो अंदर इन्वेड नहीं कर सकेंगे। सेकेंड फेज इज़ नॉन एज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज इज़ नॉन एज रीजनरेटिव या रिपेरेटिव फेज। उसने क्या किया, सिंपली उसी को वहीं पर क्लोज कर दिया, मतलब जितना रिपेयर हो चुका है उस पर इन्फ्लेमेशन कर दिया और फर्दर ना हो इस चीज़ का ख्याल रखा। इसने अब प्रोलिफरेटिव ने प्रोलिफरेट करना है, उसको रिपेयर करना है, दोबारा पहले की तरह लाना है। इस फेज़ का ड्यूरेशन 2 से 5 दिन था, जबकि अगर प्रोलिफरेटिव फेज़ का ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो वो 2 डेज से 3 वीक्स तक है। ठीक है, टाइम टेकिंग फेज़ है ये। इसके अलावा इंजरी टू इंजरी, हीलिंग टू हीलिंग ये वेरी भी करता है और पर्सन टू पर्सन भी। द कंपाउंड प्रोसेस ऑफ एपिथेलाइजेशन, फिब्रोप्लेजिया एंड द एंजियोजेनेसिस अकर इन द ऑर्डर टू रिप्लेस डेड एंड द मिसिंग टिश्यू। अब वहाँ पर एपिथेलाइजेशन होती है क्योंकि अगर एपिथेलियल सेल्स वगैरह के डैमेज हो गया है तो वो सही हो जाए। एंजियोजेनेसिस होती है कि ब्लड सप्लाई ख़राब हो गई है, उस डैमेज की वजह से ब्लड सप्लाई सही नहीं है तो वो नई वेसल्स बने ताकि ब्लड सप्लाई ठीक हो, जो डेड और मिसिंग टिश्यू है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, उसकी जगह ले लें न्यू टिश्यू। द थर्ड पॉइंट इज़ द मैचुरेशनल फेज। जैसा कि नेम इंडिकेट करा, इस पर वो जो वुंड था जो हील हो रहा था अब वो मेच्योर होकर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, विच इज़ नॉन एज रीमॉडलिंग फेज। 3 वीक्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर इतना सवेयर था तो 2 ईयर्स तक जाएगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स यहाँ दिए हुए, मिनिमम 3 to 4 वीक्स में कवर हो जाता है। The new matrix contract with the cross linkage of the collagen and the scar tissue mature with loss of edema. अब scar tissue क्या होता है, वो जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर ज़ख़म हुआ, ज़ख़म के ऊपर कुछ भी ऐसे बन गया, मतलब जिस तरह कहते हैं, जिसे ईजी वर्डिंग में कहते हैं, उससे ब्लैक ब्लैक सा बन जाता है ताकि वो अब रिकवर हो रहा था, वो उतरेगा दैन जो है ज़ख़म ठीक हो जाएगा। तो वो जब बनता है ना उसको हम कहते हैं स्कार। ठीक है, अब वो स्कार टिश्यू मैच्योर हो जाता है और वो स्किन के कलर में ही आ जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वुंड हीलिंग टाइमलाइन विद द डोमिनेंट सेल टाइप एंड द मेजर फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। फिजियोलॉजिकल इवेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये इंजरी हुई, इंजरी के बाद क्या हुआ, 3 दिन और 7 दिन और 3 वीक 1 ईयर। इसके बाद उन्होंने ये सारी फेजेस बताई हैं। इंजरी के बाद फर्स्ट फेज़ इन्फ्लेमेटरी फेज़ हो रही है। इन्फ्लेमेटरी फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ हो रही है वो हमारे पास हो रही है प्रोलिफरेटिव फेज़, और प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद थर्ड वन जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है रीमॉडलिंग फेज़। तो ये इंजरी से लेके 1 ईयर तक का उन्होंने प्रोटोकॉल बताया जिसमें जो है सारा कुछ हो रहा है। जब इंजरी हुई तब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी थी। वैसे अब एक एक चीज़ का रिस्पॉन्स अगर देखें तो इंजरी के वक्त वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई थी क्योंकि वैसल्स तंग हो गई थी। इंजरी जो हुई थी दैन वो वैसो डायलेशन में कन्वर्ट हो गई जैसे जैसे प्रोसेस हुआ। उस वक्त सेलुलर रिस्पॉन्स ये आया था। इंजरी के वक्त इन्फ्लेमेशन हुई थी, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, लैम्फोसाइट वगैरह आए थे। उसके बाद जैसे जैसे ये सारा कुछ क्लॉट फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन करवाने के लिए आए थे, उसके बाद फिब्रोब्लास्ट बना, क्लॉट फॉर्मेशन हुई और स्कार की मैचुरेशन होगी। इधर हम देखें क्लॉट फॉर्मेशन, हीमोस्टेसिस आ रही है, ग्रोथ,
फैक्टर आ रहा है ताकि वो ग्रोथ हो सके, उसकी नॉर्मल की तरफ जा सके। एंड देन कोलेजन डिपोजिशन हो रही है और कोलेजन क्रॉस लिंकेज हो रहा है, उसके बाद स्कार टिश्यू मैच्योर हो रहा है। तो ये था सारा प्रोसेस। अगर आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।